जय हिंद बच्चों। बुंदेलहर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, आप सभी इस पद्यांश की पंक्तियों से परिचित हैं। आज हम उसी महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे और नाना पेशवा आदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो 1857 के युद्ध में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसके अलावा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि शुरुआत में क्या हुआ, जो ये युद्ध लड़ा गया, उसके बारे में हम जानेंगे। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 7 में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानेंगे, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है: संग्राम की पृष्ठभूमि, संग्राम के कारण, इसकी प्रमुख घटनाएं और इस स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण इसका महत्व हमारे भारतीय इतिहास में क्या है, और इस स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य सेनानी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत के इतिहास की एक गरिमामय युगांतकारी घटना है। यह क्रांति भारत की पहली सशस्त्र क्रांति थी, जिसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा उठी थी। संपूर्ण देश में 1857 की क्रांति संगठित रूप से अंग्रेजी शासन की समाप्ति के लिए प्रथम सशस्त्र संघर्ष था। यद्यपि संग्राम असफल हो गया, परंतु इसकी स्मृति और प्रेरणा जनमानस में विद्यमान रही। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई, वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी। भारतीयों ने यह अनुभव किया कि जब तक वे स्वयं नींद से नहीं जागेंगे और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आत्मसम्मान, अखंडता और भारतीय होने के गर्व की भावना से कार्य नहीं करेंगे, देश गुलाम ही बना रहेगा। 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि देखें हम। इसमें भारत में यूरोपियों के आगमन से 1857 के संग्राम आरंभ होने तक क्या हुआ। 1857 में भारत की आम जनता, सैनिक और देशी रियासतों के राजाओं तथा जमींदारों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए बहादुरी से संघर्ष किया। इस कारण इसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। 1857 की घटनाएं स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम चिंगारी थी। इस संग्राम में सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज के प्रत्येक वर्ग ने खुलकर इस संघर्ष में भाग लिया और इसे मजबूती प्रदान की। इस संघर्ष में लाखों नागरिकों, सैनिकों आदि का बलिदान हुआ। बच्चों, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में अनेक यूरोपीय शक्तियों ने व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया। उनमें मुख्यतः पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड तथा फ्रांस थे। इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए और जो व्यापारिक केंद्र थे मुख्यतः समुद्री तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित थे। इन व्यापारिक केंद्रों को फैक्ट्री कहा जाता था। कंपनियों ने प्रतिद्वंदियों के हमलों से रक्षा करने के लिए फैक्ट्रियों की किलेबंदी की। यह व्यापारिक कंपनियां भारत में उपलब्ध ऐसी वस्तुओं को, जिनका यूरोप में अभाव था, सस्ती दरों में भारत से खरीदती थी और इसका निर्यात कर अधिक से अधिक लाभ कमाती थी। इसी कारण इन कंपनियों के मध्य पारस्परिक संघर्ष होते रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। व्यापार द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाना कंपनी का मुख्य उद्देश्य था। कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत को व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया और उसके बाद भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मछलीपट्टनम, मद्रास, मुंबई, बंगाल एवं कलकत्ता आदि स्थानों को अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का स्वप्न देखने लगी। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का तेजी से विघटन हुआ, तब देश छोटे छोटे प्रदेशों में बट गया, यानी सब स्वतंत्र राज्य हो गए। इन परिस्थितियों में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना वर्चस्व बढ़ाने का मौका मिला। कंपनी ने देशी राज्यों के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर प्रतिद्वंदी कंपनियों और देशी राज्यों पर अपना प्रमुख प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। दक्षिण भारत में फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव कर्नाटक और हैदराबाद में स्थापित हो गया, जिसको समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े और अंततः विजयी हुए। 1757 के प्लासी के युद्ध में
ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। 1764 के बक्सर के युद्ध में कंपनी ने अवध, बंगाल और मुगल सम्राट की संयुक्त शक्ति को पराजित किया। धीरे धीरे कंपनी ने उन सभी भारतीय शक्तियों की चुनौती को समाप्त करना आरंभ किया जो कंपनी के एकाधिकार के मार्ग में बाधा बन सकती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ भारत के परंपरागत सामाजिक और आर्थिक ढांचे को भी नष्ट किया। अंग्रेजों ने भूमि पर लगान संबंधी जो नीति अपनाई उससे भारतीय किसानों को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ी। अंग्रेजों ने भारत के परंपरागत हथकरघा और हस्तकला उद्योग जैसे कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजय के माध्यम से भारतीय प्रदेशों का अनुचित तरीकों से कंपनी के साम्राज्य में विलय करके तथा भारतीय जनता का शोषण करके भारतीय जनमानस को असंतोष एवं आक्रोश की भावना से भर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि 1765 से 1856 तक देश के विभिन्न भागों में दर्जनों विद्रोह हुए। इनमें से कई विद्रोह किसानों और आदिवासियों ने किए थे। जमींदारों और अंग्रेजों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध फरायजियों ने, जो मुसलमानों के एक संप्रदाय के अनुयायी थे, विद्रोह किया था। भारत के विभिन्न भागों में बसने वाली जनजातियों ने भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अपने असंतोष की अभिव्यक्ति शस्त्र उठाकर की। जिन जनजातियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किए उनमें प्रमुख मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भीलों का विद्रोह, उड़ीसा में गोंडों तथा खोड़ों का विद्रोह, छोटे नागपुर में कोल विद्रोह, राजस्थान में मेड़ों का विद्रोह, बंगाल तथा बिहार में संथालों का विद्रोह और पूर्वोत्तर भारत में कासियों का विद्रोह आदि प्रमुख थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जितने विद्रोह हुए उनका स्वरूप स्थानीय रहा और उनका दमन हो गया। यद्यपि ये विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गंभीर चुनौती उत्पन्न नहीं कर सके, परंतु इससे यह सिद्ध होता है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष विद्यमान था और इस संग्राम की पृष्ठभूमि निर्मित करने में इन विद्रोहों की प्रमुख भूमिका रही। अब बच्चों हम देखेंगे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से ये हुआ। देखिए, सबसे पहले हम राजनीतिक कारण को देखेंगे। अंग्रेजों की राज्य विस्तार की नीति के कारण भारत के अनेक शासकों और जमींदारों में असंतोष व्याप्त हो गया। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि व्यवस्था और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के कारण अनेक राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पर हड़प नीति से बच्चों, जिन राज्यों के उत्तराधिकारी नहीं होते थे तो उन्होंने ऐसा कानून भारतीयों के सामने रखा कि जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सरकार के हिस्सा हो जाएंगे। और इस तरह से अंग्रेजों ने पंजाब, सिक्किम, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को अपने अधीन कर लिया। सरकार ने अवध, तंजौर, कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां समाप्त कर दी। अंतिम मुगल सम्राट के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार अनादरपूर्ण होता चला गया। इन परिस्थितियों में शासक परिवारों में घबराहट फैल गई थी। अंग्रेजों ने जिन राज्यों पर कब्जा किया वहाँ के सैनिक, कारीगर तथा अन्य व्यवसायों से जुड़े लोग भी प्रभावित हुए। अंग्रेजों ने अनेक सरदारों और जमींदारों की जमीन छीन ली। इसके कारण इन जमींदारियों में कार्यरत व्यक्ति बेरोजगार हो गए। दूसरा प्रमुख कारण था बच्चों, भारतीय भाषा, संस्कृति एवं परंपराओं पर आघात। उन दिनों लॉर्ड मैकाले, जो एक ब्रिटिश शिक्षाविद थे, वो भारत आए। मैकाले अंग्रेजों को सबसे उच्च नस्ल एवं अंग्रेजी भाषा को सर्वोत्तम मानता था और इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित किया। परंतु इस समय मैकाले का उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान देकर ब्रिटिश राज्य के हितों की रक्षा करना था। वह ऐसे व्यक्ति तैयार करना चाहता था जो अंग्रेजों को शासन में मदद कर सके। मैकाले प्रजातीय अहंकार से परिपूर्ण था। इसका उदाहरण यह है
कि उसकी अनुशंसा पर सरकार ने प्राच्य भाषाओं की पुस्तकों के मुद्रण और अनुवाद पर प्रतिबंध लगा दिया। प्राच्य भाषा के समर्थकों ने अंग्रेजी शिक्षा नीति को अपनी भाषा, परंपरा एवं संस्कृति पर आक्रमण मानकर इसका विरोध किया। तीसरा प्रमुख कारण आर्थिक कारण था। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं ने किसानों को नष्ट कर दिया था। अत्यधिक करों के भार के तले दबे हुए भारतीय कृषकों की हालत निरंतर गिरती जा रही थी। परिणाम यह हुआ कि कृषक साहूकारों के चंगुल में फंसकर कर्जदार हो गए। सरकार ने इंग्लैंड में तैयार माल की खपत भारत में बढ़ाने के लिए भारत के करघा और हस्तशिल्प कुटीर उद्योगों को बर्बाद कर दिया। इसके बाद बच्चों सामाजिक और धार्मिक कारण 1857 की क्रांति का था। देखें, कंपनी शासन की सामाजिक एवं धार्मिक नीति के कारण भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त हो गया। उन दिनों मेजर एडवर्सन ने कहा था, भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य देश को ईसाई बनाना है। कंपनी सरकार ने सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए तथा कानूनों को लागू भी किया। भारतीयों ने इसे अपने सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप माना। ब्रिटिश सरकार द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार, धर्म परिवर्तन हेतु प्रलोभन देना, शिक्षण संस्थाओं में ईसाई धर्म की शिक्षा दिया जाना, ऐसे अनेक कारण थे जिनके कारण भारतीयों में अत्यधिक असंतोष था। सैनिकों में असंतोष बच्चों जो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। देखें, कंपनी सरकार की नीतियों के कारण सैनिकों में असंतोष व्याप्त था। ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व भारतीय सैनिकों पर ही टिका हुआ था, परंतु इसके बावजूद सैनिकों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता था। भारतीय सैनिकों के लिए पदोन्नति के द्वार बंद हो गए थे। यूरोपीय सैनिकों की तुलना में उन्हें वेतन भी कम दिया जाता था। भारतीय सिपाही समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, परंतु उन्हें जबरदस्ती युद्ध के लिए समुद्र पार भेजा जाता था। इसके अतिरिक्त भारतीय सैनिकों को तिलक लगाने, चोटी रखने, टोपी पहनने और दाढ़ी मूछ रखने पर भी रोक लगा दी गई थी, जिससे उनकी धार्मिक व सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची। इसी समय सिपाहियों को एक नए किस्म की राइफल दी गई बच्चों, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। राइफल में कारतूस भरने के पहले अनेक उसके किनारों को दांतों से काटना पड़ता था। भारतीय सैनिक धार्मिक भावनाओं के कारण इस कारतूस का उपयोग नहीं करना चाहते थे। यही बात विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। और देखिए, तात्कालिक कारण क्या बना। बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस को भरने से इनकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे बंदी बनाकर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी बच्चों? देखिए, बैरकपुर के बाद ऐसी ही घटना मेरठ में हुई। मेरठ में भी भारतीय घुड़सवारों की सेना के 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया, अतः उन्हें 9 मई 1857 को सेना से बर्खास्त कर जेल में बंद कर दिया गया। प्रतिक्रिया स्वरूप 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। क्रांति की प्रथम चिंगारी बैरकपुर बंगाल में प्रज्वलित हुई, परंतु क्रांति का प्रारंभ 10 मई से माना जाता है, यानी 10 मई 1857 से, क्योंकि क्रांतिकारियों ने इसी घटना के बाद सुनियोजित रूप से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का कार्य आरंभ किया। दिल्ली की क्रांति का समाचार शीघ्र ही आग की भांति चारों ओर फैल गया। अवध, कानपुर, रुहेलखंड, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बदायूं, बिहार के अधिकांश भागों, राजस्थान की नजीराबाद सैनिक छावनी, कोटा, जोधपुर आदि नगरों तथा मध्य प्रदेश के इंदौर, नीमच और ग्वालियर की सैनिक छावनियों में सैनिकों ने क्रांति आरंभ कर दी। जनता ने स्थान स्थान पर सैनिकों का स्वागत किया। कृषक, कारीगर और सामान्य व्यक्ति भी क्रांति के समर्थक और सहायक बने।
किसानों और जमींदारों ने साहूकारों एवं नए भूस्वामियों पर आक्रमण कर उनसे बही खाते और ऋण प्रमाण पत्र छीन लिए। जनसाधारण ने भी ब्रिटिश न्यायालयों, राजस्व कार्यालयों और थानों पर आक्रमण किया। जनसाधारण के भाग लेने के कारण यह संग्राम राष्ट्रीय महत्व की घटना बनी। बिहार में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। दिल्ली में क्रांति का नेतृत्व मुगल बादशाह के सेनापति बख्त खां ने किया। झांसी में दिवंगत राजा की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया। संपूर्ण क्रांति के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने के अनेक प्रयास किए, परंतु ऐसे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। संग्राम का स्वरूप इतना व्यापक होने के उपरांत भी 1 साल से कुछ अधिक समय बाद ही इसे कुचल दिया गया। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया, किंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से मना कर दिया और वो नेपाल चली गई। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, परंतु अंततः 18 जून 1858 में लड़ते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुई। सामान्यतः यह धारणा बनाई गई है कि 1857 का संग्राम केवल उत्तर भारत तक सीमित था। वस्तुतः ऐसी बात नहीं है बच्चों। यह संग्राम संपूर्ण वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी व्याप्त था। यहाँ तक कि गोवा और पांडिचेरी भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। 1857 का संग्राम अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया, परंतु अंग्रेजों को सैनिकों के साथ साथ नागरिकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। अतः अंग्रेजी फौजों ने संग्राम के दमन के लिए गांव के गांव जला दिए। लोगों को भयभीत करने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर बंदियों को फांसी देने की व्यवस्था की। इतिहासकारों का मत है कि इस संग्राम में लगभग 3 लाख नागरिक मारे गए। अब बच्चों देखेंगे हम कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जो हुआ उसकी असफलता के क्या कारण थे। भले ही ये गौरवपूर्ण क्रांति तात्कालिक रूप से सकारात्मक नहीं रही, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम सामने आए और यह संग्राम निम्नलिखित कारणों से सफल नहीं हो सका। सबसे पहला कारण था संगठन और एकता का अभाव। इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना ही तैयार की गई और ना ही कोई ठोस कार्यक्रम था। इसी कारण यह सीमित और असंगठित बनकर रह गया। दूसरा कारण नेतृत्व का था। नेतृत्व का अभाव। इस आंदोलन का किसी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, जिस कारण से यह आंदोलन अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। तीसरा कारण था परंपरावादी हथियार। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेज सैनिक पूर्णतः आधुनिक हथियार व गोला बारूद का उपयोग कर रहे थे। यानी भारतीय सैनिक अपने परंपरावादी हथियार यानी तलवार, तीर कमान, भाले, बर्छे आदि के सहारे ही युद्ध मैदान में कूद पड़े थे, जो उनकी पराजय का कारण बना। चौथा कारण बच्चों सामंतवादी स्वरूप था इस संग्राम का। जहाँ तो एक ओर अवध, रुहेलखंड आदि उत्तरी भारत के सामंतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह के उन्मूलन में अंग्रेजी हुकूमत को सहयोग किया। पांचवा कारण था बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित करने के बावजूद भी बहादुर शाह के लिए ये क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी जितनी कि अंग्रेजों के लिए थी। यही कारण था कि अंततः बहादुर शाह को लेफ्टिनेंट हडसन ने बंदी बना लिया और बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। बच्चों अगला कारण था समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण यह भी था कि यह क्रांति समय से पूर्व शुरू हो गई थी। यदि यह क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती तो इसकी सफलता के अवसर ज़्यादा होते। सातवां कारण था बच्चों स्थानीयता। 1857 की क्रांति में स्थानीय उद्देश्य होने से आम
भारतीयों का व्यापक जुड़ाव इसमें नहीं हो सका। इस समय केवल उन्हीं शासकों ने क्रांति में हिस्सा लिया जिनके हित सामने आ रहे थे। 1857 की असफलता का यह भी एक प्रमुख कारण था। संपर्क भाषा का अभाव। 1857 की क्रांति की असफलता का यह भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि क्रांतिकारियों में संपर्क भाषा का अभाव भी था। भारतीय क्रांतिकारियों के बीच आपसी सूचनाएं समय पर पहुंचने के बाद भी संदेशों से वे परिचित नहीं हो पाते थे। इस तरह से संपर्क भाषा का अभाव भी इस क्रांति का प्रमुख कारण बना। बच्चों, भले ही इस क्रांति में हमें पराजय का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद इस संग्राम का बहुत महत्व है। देखें, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु इस क्रांति के बड़े गहरे व दूरगामी परिणाम सामने आए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। 1857 ईस्वी का संग्राम ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती था। इसे अंततः तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा कुचल दिया गया। इस संग्राम ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार में जो भी परिवर्तन हुआ, वो सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे इंग्लैंड की सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 1858 के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया, क्योंकि अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों पर से विश्वास उठ गया था। अतः महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां अंग्रेज अधिकारियों को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति का पालन करते हुए भारतीय सेनाओं का गठन किया। ब्रिटिश शासन ने देशी रियासतों का विलय करने की नीति में परिवर्तन किया और उत्तराधिकारियों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता प्रदान की। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं, भूस्वामियों और जमींदारों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया और इस प्रकार उनका समर्थन प्राप्त करने की नीति अपनाई। 1857 के संग्राम को ब्रिटिश इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह की संज्ञा देकर कम करना चाहा, लेकिन हमारे एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी और विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की घटनाओं को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा तथा अपनी पुस्तक का शीर्षक भी यही दिया। इस संग्राम की प्रमुख विशेषता यह है कि इसने भारतीयों को एकता, संगठन और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुटता के महत्व से परिचित कराया। बच्चों, हम इस स्वतंत्रता संग्राम के कुछ प्रमुख सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि सभी का उल्लेख करना तो असंभव है। इसलिए कुछ प्रमुख सेनानी इस स्वतंत्रता संग्राम के, जिनका संक्षिप्त परिचय बता रही हूँ मैं। देखिए, मंगल पांडे जो एक सैनिक थे और इन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति में चर्बी लगे कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था और क्रोध में आकर अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। फलस्वरूप उन्हें बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। दूसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहादुर शाह जफर थे। वृद्धावस्था के बावजूद बहादुर शाह द्वितीय ने क्रांति का नेतृत्व इसलिए स्वीकार किया क्योंकि क्रांतिकारियों में व्याप्त देशभक्ति की भावना ने उनमें भी आशा का संचार किया था। उन्होंने क्रांति को व्यापक रूप देने के लिए पटियाला, ग्वालियर, कश्मीर आदि रियासतों के शासकों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर संग्राम में भाग लेने को कहा। बहादुर शाह द्वितीय की सेनाएं अंग्रेजी फौजों से वीरतापूर्वक लड़ी, परंतु पराजित हुई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह को बंदी बना लिया और उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया, जहां 1862 में बहादुर शाह द्वितीय का निधन हो गया। तीसरे नंबर पर हम जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी
जिनको हर बच्चा बच्चा जानता है, जिनको हम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की मृत्यु के पश्चात रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी का उत्तराधिकारी मानने से अंग्रेज़ों ने इनकार कर दिया और झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। इसका विरोध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर ह्यू रोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी आईं। वह तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज ने ग्वालियर आकर किले को घेर लिया और 18 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी देशवासियों को प्रेरित करती हैं। तात्या टोपे भी उन वीर सेनानियों में से एक थे जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी। उन्होंने भी अपनी देशभक्ति, वीरता, व्यूह रचना, शत्रु को चकमा देने की कुशलता, साधनहीनता की स्थिति में युद्ध जारी रखने का साहस, निर्भीकता और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। पेशवा नाना साहेब की ओर से युद्ध का समस्त उत्तरदायित्व उनके स्वामी भक्त तात्या टोपे पर ही था। नाना साहेब संग्राम के अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहेब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और बिठूर में निवास करते थे। पेशवा की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहेब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया। अतः नाना ने अपने स्वामी भक्त सैनिकों की मदद से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अजीमुल्ला नाना साहब के स्वामी भक्त सेना नायक थे। इसके बाद बच्चों, बेगम हजरत महल जो अवध के नवाब की विधवा थी, उन्होंने अपने युवा पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया था तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेसिडेंसी पर जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, बेगम हजरत महल ने शाहजहाँपुर में भी संग्राम का नेतृत्व किया। पराजित होने के पश्चात बेगम सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई। 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख नेता थे कुंवर सिंह जो बिहार से थे, अहमदुल्ला फैज़ाबाद रोहेलगंज के थे, रंगा बापूजी गुप्ते सतारा के थे, सोनाजी पंडित हैदराबाद, भीमराव मुंडरगी, नाना फडणवीस कोल्हापुर, गुलाम गौस मद्रास आदि। बच्चों, अब मैं यहीं पर ये पाठ समाप्त करती हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप आगामी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद बच्चों।